नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 27 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ मोहंती, अनंत माहेश्वरी, BVR सुब्रमण्यम, कृष्णन रामानुजम। तो आंसर है अनंत माहेश्वरी। ये हैं अनंत माहेश्वरी। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के CEO। कृष्णन रामानुजम ये अनंत माहेश्वरी से पहले नेस्कॉम के चेयरपर्सन थे। आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। तो अनंत माहेश्वरी कौन है? प्रेजेंट में वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनंत माहेश्वरी ने किनके स्थान पर यह पद संभाला है चेयरपर्सन का? तो वो कृष्णन रामानुजम के स्थान पर। अनंत माहेश्वरी से पहले कृष्णन रामानुजम इस पद पर आसीन थे। कृष्णन रामानुजम कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में व्यवसाय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम। ये पहले 2022-23 के लिए अध्यक्ष थे और अब 2023-24 की अवधि के लिए अनंत माहेश्वरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात की जाए नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। इसका काम क्या होता है? ये भारत में टेक उद्योग का प्रमुख व्यापार निकाय और वाणिज्य मंडल है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? देवजनी घोष। और अध्यक्ष कौन हो गए? अनंत माहेश्वरी। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? सेकंड मोस्ट डीप ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण चीन सागर, यूकाटन प्रायद्वीप, प्रशांत महासागर, कैस्पियन सागर। तो आंसर है यूकाटन प्रायद्वीप जो कि मैक्सिको में स्थित है। दक्षिण चीन सागर ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर माना जाता है। जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। वैसे ही सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। और अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट या फिर डीपेस्ट होल जिसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लू होल की बात हो रही है। अगर डीपेस्ट होल की हम लोग बात करें, सबसे गहरा पॉइंट अगर हम लोग जिसको कह सकते हैं, तो वो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना ट्रेंच के नाम से। लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, वो 11 किलोमीटर गहरा है। और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर को दुनिया की सबसे बड़ी झील माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सबसे गहरा ब्लू होल यूकाटन प्रायद्वीप में खोजा गया है। यूकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको में स्थित है। यह जो ब्लू होल है सतह से 900 फीट की गहराई पर है और 1,47,000 वर्ग फुट इलाके में फैला हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खोज से पृथ्वी के इतिहास के बारे में और भी जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं। देखिए ये हो गया सेकंड, दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। बात की जाए कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है जो पहले नंबर पर है, तो वो उसका नाम है ड्रैगन होल जो कि दक्षिण चीन सागर में है। ये है ड्रैगन होल और इसकी गहराई 980 फीट से ज़्यादा है, 980 फीट से ज़्यादा है। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में है, ड्रैगन होल के नाम से। और अगर सेकंड मोस्ट जो अभी खोजा गया है दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल, तो वो यूकाटन प्रायद्वीप पर है जो कि मैक्सिको में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस गांव को भारत के पहले गांव की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है पूवर, मलाणा, माणा या मौलिनोंग। तो आंसर है माणा गांव। माणा गांव ये उत्तराखंड में स्थित है। मलाणा गांव ये भी उत्तराखंड में स्थित है। पूवर ये केरल में स्थित है और मौलिनोंग ये मेघालय में स्थित है। मौलिनोंग को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी माना जाता है। देखिए अब माणा गांव के लिए इस तरीके का बोर्ड लगा दिया गया है, भारत का प्रथम गांव माणा, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित माणा गांव भारत का पहला गांव बन गया है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। ये यही चीज़ है, इस चीज़ को इम्पोज कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निर्दिष्ट सीमा समुदायों में रहने वालों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता करेगा। देखिए एक्चुअल में किया क्यों जा रहा है, क्योंकि PM मोदी का मानना है कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हर गांव का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए इस गांव को पहला गांव घोषित किया गया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इसे भी डेवलप किया जाएगा।
माणा गांव उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक छोटा सा गांव है जो बद्रीनाथ से कुछ दूर पर स्थित है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। तो माणा गांव हम लोग याद रखेंगे, भारत का पहला गांव बन गया है। ये उत्तराखंड में स्थित है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वैसे उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 धाम भी हैं जिन्हें लघु 4 धाम भी कहा जाता है: केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। चलिए आगे देखते हैं। सिप्री, SIPRI, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन हैं पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो आंसर है चौथे स्थान पर भारत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च 2022 की रिपोर्ट निकाली गई है। उसके अनुसार सभी देशों का कुल सैन्य खर्च $2.24 ट्रिलियन है। 2.24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास सभी देशों का, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं तो उन सभी का सैन्य खर्च, कुल सैन्य खर्च 2.24 ट्रिलियन डॉलर है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस है और चौथे पर है भारत। अमेरिका पूरे विश्व का 39% सैन्य खर्च करता है। पूरे विश्व में सभी देश जितना भी मिलाकर खर्च करते हैं, 100% खर्च करते हैं, तो उसमें से अकेले 39% अमेरिका अपनी सेना पर 39% खर्च करता है। देखिए भारत में लगभग सैन्य खर्च का आंकड़ा कितना है? लगभग 81 अरब डॉलर, 81 बिलियन डॉलर्स। और सर्वाधिक सैन्य खर्च में वृद्धि वाला महाद्वीप पूछा जाए कौन सा है, तो वो है यूरोप। ऐसा महाद्वीप जिसके सैन्य खर्च में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से यूरोप में कौन सा देश है? यूक्रेन। और रूस यूक्रेन के तनाव के चलते यूरोप सर्वाधिक सैन्य खर्च वृद्धि वाला महाद्वीप बन चुका है। देखिए बात करें सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका कार्य क्या है? सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय, हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण प्रदान करता है। तो ये सिप्री का काम है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन हैं केरल, कोलकाता, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आंसर है केरल। और केरल में ही अभी कुछ समय पहले एक टूरिज़्म नाव का प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है सूर्यांशु, जो कि सोलर सिस्टम पर चलेगी। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का संचालन परीक्षण अभी किया गया, वो किया गया कोलकाता में। और ये पहली वाटर मेट्रो है जो कि केरल में प्रारंभ हुई है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केरल में पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ किया गया। केरल के कोच्चि से इसकी शुरुआत हुई है। यह इलेक्ट्रिकल बोट्स हैं, जो मेट्रो हैं, जैसे वहाँ पर मेट्रो ट्रेन है तो ये मेट्रो, इसे इलेक्ट्रिकल बोट्स हैं, इन्हें मेट्रो कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल बोट्स को, जो केरल और जर्मनी की सहायता से तैयार की गई है। केरल और जर्मनी की एक कंपनी है, जर्मन कंपनी, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंडिंग की जा रही है। यह सोलर पैनल, बैटरी से चलने वाली मेट्रो होंगी, वाटर मेट्रो होंगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1137 करोड़ की लागत आई है, लगभग 1100 करोड़। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक और प्रयास है। पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ किया गया केरल में। चलिए आगे देखते हैं। केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं नीली बेंदापुडी, रूपल भंसाली, अनु अयंगर, सविता सुब्रमण्यम। तो आंसर है नीली बेंदापुडी। यह है नीली बेंदापुडी। नीली बेंदापुडी को 2023 के अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार के लिए चुना गया है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। यह पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं ये। और इन्हें क्यों अवार्ड दिया गया? ये अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें इस साल का प्रतिष्ठित अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है जो अप्रवासियों के राष्ट्र के रूप में अमेरिका की विरासत के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण प्रदर्शित करता है। तो अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 के लिए नीली बेंदापुडी को चुना गया है। इनको ये पुरस्कार 28 अप्रैल को दिया जाएगा अप्रवासन अमेरिकी परिषद के द्वारा। और अभी कुछ समय पहले नीली बेंदापुडी को अमेरिकी यूनिवर्सिटी संघ के 5 सह अध्यक्षों में से एक चुना गया था, भारत और अमेरिका के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
किस क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम। तो आंसर है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। शारजाह यूएई संयुक्त अरब अमीरात। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। लॉर्ड्स ये इंग्लैंड में है। तो आइए देखते हैं। प्रतिष्ठित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया। शारजाह यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर एक गेट का अनावरण भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया है। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा इन दोनों के नाम पर। तो नाम भी कमाओ तो ऐसा कमाओ कि विदेशों में भी हमारे नाम का डंका बज जाए। ये हम सचिन तेंदुलकर सर से सीख सकते हैं कि हमारे नाम को भी विदेशों में अलग से पहचान मिल जाए, अलग से रिकॉग्निशन मिल जाए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 की थीम क्या है? महिला और आईपी, तत्काल नवाचार और रचनात्मकता। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिकता दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि आते हैं। तो बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है? तो देखिए, नाम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है और वो अपने इंटेलेक्ट के थ्रू, अपनी बौद्धिकता के थ्रू कोई ऐसी प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, किसी एक ऐसी संपदा का निर्माण करता है जो कि यूज़फुल है समाज के लिए, तो उसे हम कहेंगे बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आते हैं, क्योंकि पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क इन सब के थ्रू बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक अलग से पहचान मिलती है। बात की जाए WIPO की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या WIPO बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए एक वैश्विक निकाय है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अधिकार और प्रचार संरक्षण के लिए एक वैश्विक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में 1967 में विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसको वीपो भी कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। किस राज्य ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ रखने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया एस्टोनिया की राजधानी तालिन में। भारत सरकार ने लीगो इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा महाराष्ट्र में। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? PM गतिशक्ति प्लान। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन कावेरी। तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ है तुर्की में। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 25 अप्रैल को। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।